हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसमें हमारे जो है आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, जैसा कि आज क्या है, गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड, इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि लीनियर इक्वेशन का सिस्टम, यानी कि लीनियर इक्वेशन यानी क्या हो गया, जहाँ पर एक्स वाई जेड यानी कि हमारे जो ऑर्डर है एक्स वाई जेड, वहाँ पे एक्स का जो पावर है ओनली वन वन रहेगा। एक्स वाई जेड की टर्म में हमारे पास इक्वेशंस रहेगी। ओके, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है, आपके पास एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन, इस तरह से एक से ज़्यादा आपके पास मल्टीपल इक्वेशंस गिवन है, तो वो क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो उनमें आपको एक्स वाई जेड की टर्म में आपको सॉल्यूशन किस तरह से निकालना है उन लीनियर इक्वेशंस का, वो आज हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जल्दी से कवर कर लेते हैं। हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इन्हें सॉल्व करने के लिए दो मेथड होते हैं। एक तो क्या है, डायरेक्ट मेथड, एक होता है आइटरेटिव मेथड। आइटरेटिव मेथड में क्या होता है और डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इन दोनों के लिए देखो हम बात करेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड गॉस जो जॉर्डन मेथड है, वो हमारे पास क्या है, डायरेक्ट मेथड में आता है। ओके, यहाँ पर हमारे पास कोई भी आइट्रेशन वाला पार्ट नहीं होता है, और जो आइटरेटिव मेथड है उसमें हमारे पास गॉस सैडल मेथड आता है, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। हमारी जो फर्दर वीडियोस आएगी उसमें हम गॉस सैडल मेथड भी डालेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गॉस एलिमिनेशन मेथड की आउटलाइंस क्या होने वाली है आज की वीडियो में, इसमें आप क्या क्या देखेंगे, कौन कौन से जो हमारी आउटलाइंस है वो कवर होगी। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, बैक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, पाइवोट एलिमेंट क्या होता है, पाइवोट इक्वेशन क्या होती है, एंड कंप्लीट पाइवोटिंग प्रोसेस क्या होता है, इन सभी चीज़ें जो है आज की वीडियो में कवर होगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है आपका, उसको एलिमेंट्री एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। एंड जो गॉस एलिमिनेशन मेथड है और जो गॉस जॉर्डन मेथड है, वो है डायरेक्ट मेथड में ही आएंगे। ओके, सो इन दोनों को करने के लिए आपके पास दो स्टेप्स होंगे, उन दोनों स्टेप्स के बारे में हम बात करेंगे। दो स्टेप्स के में आपका जो पूरा सॉल्यूशन है वो कवर होगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा जो गॉस एलिमिनेशन मेथड है उसको हम एक एग्जांपल के द्वारा देखेंगे, यानी कि गॉस एलिमिनेशन मेथड और जो गॉस जॉर्डन मेथड है, दोनों को आपको इस एक ही एग्जांपल में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2, 3x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 1। ये क्या है, हमारे पास x, y और z तीन वेरिएबल में आपको इक्वेशन गिवन है। अब आपके पास इक्वेशन भी जो है एक से ज़्यादा है इक्वेशन, इट मीन्स आपके पास तीन इक्वेशन है, तो ये क्या हो गया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गया। और लीनियर से क्या मतलब है, यहाँ पर x, y और z जो है, तीनों की जो पावर है वो आपके पास सिंगल है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उसको गॉस एलिमिनेशन मेथड से भी करना है और गॉस जॉर्डन मेथड से भी करना है। यहाँ पर गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है वो आपके पास एक तो होता है पाइवोटिंग से, जिसका जो है यहाँ पर रोल नहीं होगा। उसको मैं एक और प्रॉब्लम लूंगा आपके साथ, और उस प्रॉब्लम में हम देखेंगे कि पाइवोटिंग से किस तरह से करते हैं। और एक होता है एलिमिनेशन से, एलिमिनेशन में हम किस तरह से यूज में लेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन वगैरह से करके। ओके, सो गॉस एलिमिनेशन मेथड से हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट द सिस्टम इन मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स इस इक्वेशन को इक्वेशन में हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, आप लास्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा मैट्रिक्स में जो है, हम ax इक्वल टू बी के टर्म में हमें जो कंसिस्टेंसी निकालनी रहती थी, आपके पास जो गिवन होता था सिस्टम इक्वेशंस का, उसमें आपको कंसिस्टेंसी निकालनी रहती थी। ओके, आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर्स याद आ रहा है, तो देखिए उसमें आपको किस तरह से कन्वर्ट करना है। यहाँ पर आपके पास इक्वेशन गिवन थी x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट ले लीजिए। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 2 3। इसी तरह से मैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन की बात करता हूँ, 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 3 एंड 2, x y और z के जो कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास कोफिशिएंट होंगे, उन्हीं से हमारी जो है ए मैट्रिक्स फॉर्म होगी। ये वाला जो है आपका ए मैट्रिक्स वाला पार्ट है, ये x वाला पार्ट है, यानी कि हमारे पास जो वेरिएबल है वो x y और z के टर्म में गिवन है। और ये जो है हमारे पास कांस्टेंट वाली टर्म है, यानी कि इक्विवेलेंट में जो हमें गिवन है 1 2 और 1, वो वाला पार्ट है जिसको हम बी मैट्रिक्स में मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ से आप देखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हम इसको किस तरह से डाल सकते हैं। इट मीन्स हमें जो ax इज इक्वल टू बी में हमने जो मैट्रिक्स लिखी है उसको एक नई मैट्रिक्स मान लेते हैं हम सी, जिस सी मैट्रिक्स को हम a एंड b के टर्म में
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आप किस तरह से लिख सकते हो, C इक्वल टू 1 2 3 2 3 2 3 3 4, ये आपकी जो है ए मैट्रिक्स हो गई, एंड ये जो आपके पास हो गई कांस्टेंट वाली टर्म यानी कि बी मैट्रिक्स हो गई। इस तरह से आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है आपकी लिख दी है। अब हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, द अननोन्स आर एलिमिनेटेड टू ऑब्टेन एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर सिस्टम। तो यहाँ पर जो है आपको अननोन्स को एलिमिनेट करना है अपर ट्रायंगुलर जो सिस्टम है उसमें कन्वर्ट करके। अब यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर सिस्टम क्या होता है ये भी देख लीजिए, क्विक रिवीजन हो जाएगा। यहाँ से अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है जो इस फॉर्म में गिवन है, तो ये जो आपकी टर्म्स है डायगोनल जो है, डायगोनल हो गया, ये तो डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, डायगोनल विकर्ण। तो यहाँ पे विकर्ण पर जो है यानी कि डायगोनल पे जो है वो डायगोनल हो गए। अब डायगोनल से जो नीचे वाली टर्म्स है हमारी जो एलिमेंट्स है, उन एलिमेंट से जो हमारा एकदम स्ट्रेट जो ट्रायंगल है वो फॉर्म हो रहा है, उससे ऊपर भी एक जो है हमारे पास फॉर्म हो रहा है ट्रायंगल। ये वाला जो ट्रायंगल है ये हमारे पास इस तरह से फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और ये वाला इस तरह से फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर जो सिस्टम है वो वाला अपर ट्रायंगुलर जो हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो हमारे पास डायगोनल से नीचे की तरफ होगा। यानी कि अगर मैं बात करूँ AMN इक्वल टू 0 होगा। अब AMN इक्वल टू 0 कहाँ पर हमें चाहिए, जहाँ पर m ग्रेटर देन n है। इट मीन्स A21 A31 A32, यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट टर्म है m वो आपके पास जो सेकंड टर्म है उससे हमेशा ग्रेटर देन है। तो यहाँ पर अगर जो ये टर्म्स है, फॉलोइंग टर्म्स इन दिस रीजन, ये सब आपके पास जीरो हो जाती है, तो आपका जो ट्रायंगुलर सिस्टम कहलाएगा वो अपर ट्रायंगुलर सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे जो ऑलरेडी फॉर्म कर चुके हैं वहाँ से देखते हैं हमारा जो फर्स्ट स्टेप क्या होगा। वी हैव टू मेक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि आपको जो ये तीन टर्म्स है इन तीनों टर्म्स को 0 बनाना है। सो वी हैव टू फर्स्ट एलिमिनेट x फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन। आपको सेकंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है यानी कि 2, उसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट किस तरह से करोगे आप, आपको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट इक्वेशन को A11 से डिवाइड करते हुए और माइनस ऑफ A21 से मल्टीप्लाई करते हुए। इट मीन्स आपके पास A21 ये है और A11 जो है आपके पास ऑलरेडी ये है, तो यहाँ पर 1 से आपको डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर आपकी इक्वेशन सेम रहेगी। तो A21 से आपको मल्टीप्लाई करना है और माइनस वाले साइन से जो है आपकी जो इक्वेशन है यानी कि आपका जो कोफिशिएंट है फर्स्ट, इसमें से माइनस करने के लिए आपको इसी तरह का बनाना है ताकि आपका जो ये वाला एलिमेंट है वो 0 हो जाए। और फिर आप अगर प्लस कर देते हो सेकेंड इक्वेशन को तो आपको जो फॉलोइंग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो A21 वाला एलिमेंट है वो आपको 0 मिल जाएगा। ओके, इसी तरह से आपको क्या करना है, जो x कोफिशिएंट है थर्ड इक्वेशन का उससे भी 0 करना है, और जो y कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है थर्ड इक्वेशन से, इट मीन्स आपको इन दोनों टर्म्स को भी 0 बनाना है। इसी तरह से किस तरह से करेंगे हम, फर्दर जो हमारे जो ऑपरेशंस है ऑपरेशंस लगाएंगे। तो यहाँ से हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को ले लेते हैं। अब मेरे को जो है R2 में ऑपरेशन लगाना है। R2 में ऑपरेशन किस तरह से लगाएंगे, R2 माइनस 2 ऑफ R1। इट मीन्स आपका जो यहाँ से मल्टीप्लाई वाला कौन सा टर्म आएगा, A21, और जो डिवाइड वाला टर्म है 1, तो वो हमें यहाँ पे शो करने की ज़रूरत नहीं है, एंड माइनस साइन हमने शो कर दिया है। इसी तरह से मैं R3 में अगर ऑपरेशन लगाता हूँ तो R3 माइनस 3 ऑफ R1 हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम 1 से डिवाइड कर रहे हैं, ये शो करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो इस तरह से मैं ऑपरेशंस लगाता हूँ तो मेरे को जो फॉलोइंग हमारी जो मैट्रिक्स मिलेगी वो इस तरह से मिलेगी 1 2 3 1 0 -1 -4 0 एंड 0 -3 -5 -2। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये दोनों टर्म्स जो है आपको 0 मिल गई है, तो आपको ये वाला एलिमेंट भी 0 बनाना है। यहाँ से जो 3 वाला एलिमेंट जो रिमेनिंग है आपका ये वाला एलिमेंट, इसको 0 आपको किस तरह से बनाना है, वो आपको R3 में से 3 ऑफ R2 अगर आप जब ये ऑपरेशन लगाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो लिखी हुई है उस टर्म से मतलब आप R3 में ही लगा रहे हो, तो आप अगर इस तरह से लिखते हो तो भी सही माना जाएगा, अगर इस तरह से नहीं लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो R3 में आप ये ऑपरेशन लगाएंगे यानी कि R3 माइनस 3 ऑफ R2, 3 ऑफ R2 यहाँ पर अगर आप लगाते हो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड देन ये माइनस है तो माइनस एंड प्लस यानी कि -3 + 3 आपके पास 0 मिल जाएगा ये वाला टर्म, और जो फॉलोइंग एलिमेंट्स में जो चेंजेस होगा वो इस तरह से हो जाएगा। ये वाली चीज़ जो है इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ। ठीक है, हमारी जो लास्ट इक्वेशन मिली मैंने उसी को सेम यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका जो अपर ट्रायंगुलर है, अपर ट्रायंगुलर आपको जो है इक्वल टू 0 हो गया है, तो यहाँ पर जो आपका अनइक्वल टू 0 है
वो जो आपका एलिमेंट है वो पाइवोट एलिमेंट कहलाएगा। इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया है। ओके, सो पाइवोट एलिमेंट इस तरह से यहाँ पर ये कहलाएगा, इस इक्वेशन के लिए यहाँ पर ये वाला कहलाएगा पाइवोट एलिमेंट, और सेम ये वाला पाइवोट एलिमेंट कहलाएगा। अब द अपर ट्रायंगुलर फॉर्म इज गिवन बाय, इस सिस्टम को अगर मैं अपनी इक्वेशंस में कन्वर्ट करता हूँ, यानी कि हमें जो जो कन्वर्ट हो गया है, तो x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू, हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है 1, एंड देन माइनस वाई माइनस 4z इज इक्वल टू क्या है 0। हमारे पास यहाँ पर x का कोफिशिएंट 0 है, तो इसलिए हमें शो करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से मेरे पास थर्ड जो इक्वेशन है उसमें 7z इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो जब पाइवोट एलिमेंट से हम एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो वो हमारी जो है पाइवोट इक्वेशन कहलाएगी। पाइवोट एलिमेंट से जो इक्वेशन फॉर्म होगी वो पाइवोट इक्वेशन कहलाएगी। तो यहाँ से हमें क्या है, बैक सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई करना होगा। इट मीन्स यहाँ से आप देख रहे हैं कि z इक्वल टू जो है -2/7 आपको वैल्यू मिल रही है। अब यहाँ से z की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 2 में रख देता हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरह से यहाँ पे y और z की जब मेरे को वैल्यूज़ मिल गई तो मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। यानी कि मैं फर्दर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में हमारी जो बैक सब्सटीट्यूशन मेथड जिसको हम कहेंगे, उस तरह से हमें x, y एंड z की वैल्यूज़ मिल जाएगी। ओके दोस्तों, सो यहाँ तक जो है आपका होगा बैक सब्सटीट्यूशन मेथड, जो है हम गॉस जो है एलिमिनेशन मेथड से फाइंड आउट करेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू। अब यहीं से अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन आपका जो आया था, इसके बाद से आपको गॉस जॉर्डन मेथड अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको ये वाली जो इक्वेशन, ये वाली जो टर्म आई थी, इस इक्वेशन के बाद में आपको कंटिन्यू करना है अगर गॉस जॉर्डन मेथड से आपको सॉल्व करना है तो। किस तरह से? सो कंटिन्यू फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन वी हैव टू एलिमिनेट y फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। हम यहाँ तक क्या कर चुके हैं, यहाँ पर हम जो है x, y एंड z की हमारे पास इक्वेशन सेम है, यानी कि हमने यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से हमें x, y और z की टर्म मिल रही है। तो हमें यहाँ से y जो है, y का कोफिशिएंट वो फर्स्ट इक्वेशन से रिमूव करना है। इट मीन्स हमें एलिमिनेट करना है। और जो सेकेंड इक्वेशन है वहाँ से हमें z की जो है कोफिशिएंट यानी कि -4, उसको भी हमें एलिमिनेट करना है। इट मीन्स हमें क्या क्या फॉलोइंग दो ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे y और z को एलिमिनेट करने के लिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। सो देखिए क्या करना है हमें। तो गॉस जॉर्डन मेथड के लिए आपको जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने लिख दी है, जिसमें जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर जो आपकी मैट्रिक्स है वो हमने 0 कर दी है। और यहाँ से हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन से y का कोफिशिएंट एंड सेकंड इक्वेशन से z का कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 करना है। इट मीन्स एलिमिनेट करना है आपको यहाँ से इन दोनों टर्म्स को। अब इन दोनों टर्म्स को एलिमिनेट आप किस तरह से करोगे, आपको दो ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे दोनों के लिए अलग अलग। तो अगर मैं R1 में R1 प्लस 2 R2 लगाता हूँ, यानी कि यहाँ पर प्लस इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से और इसको जोड़ देता हूँ इक्वेशन 1 में, तो मेरे पास जो है ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। इसी तरह से R2 में ही मैं R2 में अगर z का जो कोफिशिएंट है उसको मेरे को 0 करना है, इट मीन्स एलिमिनेट करना है, यानी कि -4, तो अगली किसी इक्वेशन में मेरे को +4 वाली टर्म बनानी है। तो यहाँ से मेरे को z वाली टर्म में अगर यूज़ लेता हूँ, यानी कि थर्ड इक्वेशन को अगर मैं यूज़ लेता हूँ जिसमें x और y की वैल्यूज़ में कोई डिफर नहीं है, यानी कि वो हमारी जो इक्वेशन है ऑलरेडी बनी हुई उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाएगी। तो यहाँ से अगर मैं ये वाले ऑपरेशन लगाता हूँ तो मेरे पास जो है y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, सो अब यहाँ आपको क्या करना है, आपको x मिल गया, यहाँ से y की वैल्यू मिल रही है, यहाँ से z की वैल्यू मिल रही है। आपको क्या करना है, एक चीज़ और करनी है, यहाँ से ये वाली जो टर्म है इसको आप अगर रिमूव कर देते हो तो आपकी जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाएगी, x, y, z की टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको ऑपरेशन अगर R1 इक्वल टू R1 प्लस 5/7 R3 लगाते हो, यानी कि इस वाली इक्वेशन में इस वाले एलिमेंट को रिमूव करने के लिए अगर आप R3 में 5/7 से मल्टीप्लाई एंड 5 से मल्टीप्लाई एंड 7 से डिवाइड करके प्लस कर देते हो, क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, तो आप अगर प्लस कर देते हो तो ये वाला एलिमेंट आपके पास क्या हो जाएगा, 0। इस तरह से आप जब करेंगे तो आपको ये वाली जो है C मैट्रिक्स आपको मिलेगी। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल रही है, y की वैल्यू मिल रही है एंड z की वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ से दोस्तों आपके पास जो है सिंपली विदाउट एनी फर्दर क्वेरी आपको जो है यहाँ पे विदाउट एनी कैलकुलेशन, विदाउट एनी फर्दर कैलकुलेशन आपको यहाँ से x, y और z की जो है वैल्यूज़ मिल रही है। ओके, सो गॉस जॉर्डन मेथड एंड गॉस एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हमने पाइवोटिंग वाला जो एग्जांपल है वो हमारी जो फर्दर वीडियो है उसमें हम यूज़ में कर रहे हैं। तो यहाँ से हम इन दोनों मेथड्स को इस एक एग्जांपल से समझ सकते हैं।